हरिओम। आज हम लोग का ये शायद 5वां पेपर है काउंसिल ने दिया हुआ एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो हमें काम करना है उसके लिए। तो उसको हम लोग मैं सॉल्व करके आपको दिखाना हो और मेरा लॉजिक उसके पीछे का बताता हूँ। ये इस टाइम मैं ऐसे कर रहा हूँ कि सामने मेरे काउंसिल ने जो पेपर सॉल्व करके दिया है वो भी मैंने मेरे सामने मेरे दूसरे मॉनिटर पे मैंने रखा है। तो उसके साथ मैं कंपेयर करते रहूंगा और क्या सही है क्या जवाब है बाद में आपको ही सोचना है, मगर मेरा एक देखना है कि जो काउंसिल बोलती है वो सही है, क्योंकि हम लोग तो बेचारे लोग हैं, हमें किसी भी तरीके से हमें एग्जाम पास होनी है, इतना ही चाहिए। बाकी जो भी काम करना है वो हम लोग बाद में करते रहेंगे। तो मैं रोज की तरह अपना ये पेपर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये पेपर आपको दिखता होगा कि एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट का पेपर है। और इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो है म्यू फ्रंट पॉइंट टू ट्रीट अपेंडिसाइटिस। और उन्होंने जो उसके ऑप्शन दिए है वो एक्स्ट्रा 33, रेन 4, रेन 12, ST25। इसमें से रेन 4, रेन 12 और ST25 ये सभी पॉइंट म्यू फ्रंट पॉइंट है। म्यू फ्रंट पॉइंट का मतलब क्या है? जो हमारे शरीर के सामने की बाजू में है और वो 12 मेरिडियन के साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक्स्ट्रा 33 उसमें नहीं है और ये तीनों पॉइंट में से ही चुनना है समझो। तो अपेंडिक्स कहाँ पे आता है? पेट में आता है। तो ST25 नजदीक वाला पॉइंट आ गया। मगर काउंसिल ने जो पेपर सॉल्व करके दिया है उसमें एक्स्ट्रा 33 दिया है। एक्स्ट्रा 33 इज नॉट अ न्यू फ्रंट पॉइंट, इट इज अ पॉइंट टू अलार्म पॉइंट टू ट्रीट अपेंडिसाइटिस। न्यू फ्रंट का पॉइंट मतलब है वो 12 पॉइंट, बैक शू का मतलब है वो पीछे के 12 पॉइंट। ये म्यू फ्रंट नहीं है। तो सिर्फ फ्रंट साइड में, शरीर के फ्रंट साइड में अलार्म पॉइंट है अपेंडिक्स का। तो मगर काउंसिल ने बोला है तो वही सच है, मानना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं। दूसरा सवाल है, दीज आर द युआन सोर्स पॉइंट्स ऑफ यिन चैनल ऑन द लोअर लिम्ब। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती होगी कि ये यिन या यांग और ये सब कैसे ध्यान में रखना है। उसका फॉर्मूला सिंपल फंडा एक ही है। जो भी यिन चैनल है उसका युआन सोर्स पॉइंट तीसरा रहेगा या थर्ड लास्ट रहेगा, यानी आखिरी से तीसरा रहेगा। अभी नंबर्स के हिसाब से और घोटाला है, वो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। मगर इसमें अभी ये सब लिस्ट देखेंगे तो इसमें देखो, एक तो नंबर उंगली हमेशा ये युआन सोर्स पॉइंट की गिनती करनी है ना, तभी ये नंबर जो हमें देखने हैं ना वो उंगली से गिनना है। तो SP लिवर 2 नहीं है, SP2 नहीं है, किडनी 3 एंड में से नहीं है, ये सब नहीं है। जो बचा है वो SP3, लिवर 3, किडनी 3। तो ये दोनों बाजू में वही आंसर है। तीसरा सवाल है, पेन इन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी इज ट्रीटेड बाय यूजिंग दिस पॉइंट। तो जनरली ऐसे होता है कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी का पेन है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे के बाजू के पॉइंट लेते हैं। पोस्टीरियर मतलब पीछे की बाजू, एंटीरियर मतलब आगे की बाजू, लैटरल मतलब बाहर की बाजू और मीडियल मतलब अंदर की बाजू। तो ये जो SP9 UB40 ST एक्स्ट्रा 31 दिया है ये मीडियल पोस्टीरियर लैटरल है। ये लिवर 8 UB40 और K10 दिया है तो मीडियल पोस्टीरियर और मीडियल है। और ST35 एक्स्ट्रा 31 लिवर 8 ये लैटरल और मीडियल है। और काउंसिल ने जो सवाल का हमें जवाब दिया है सही है करके, वो उन्होंने लिवर 8 UB40 और K10 ऐसे दिया है। तो मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है, सिर्फ ये दोनों में ही है। तो दोनों में एक ही जैसा है ना, इतना ही है कि किडनी और लिवर के मीडियल साइड में अंदर है करके उन्होंने दिया रहेगा। जो भी है बाय हार्ट करके रखो, यही सवाल आएगा तो आपको यही जवाब देना पड़ेगा। और ये सब ऐसे सवाल जो है और उनके लॉजिक क्या काउंसिल के एग्जाम सॉल्व करने में दिए है ना, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं भी पास होने का चांसेस मुझे कम ही लग रहा है, क्योंकि ये कुछ भलता ही लॉजिक लगा रहे इसमें। 80 पॉइंट का मतलब क्या है? 80 पॉइंट का मतलब क्या है? 80 वार्म पॉइंट, टेंडर पॉइंट, इन्फ्लेम पॉइंट और ऑल अबाउट नहीं है। तो हम लोग है
हम लोगों को आशी पॉइंट मतलब टेंडर पॉइंट। टेंडर पॉइंट मतलब क्या, जो ऐसे ही दर्द नहीं करता है, दबाने से दर्द करता है, वो पॉइंट है। और जनरली आशी पॉइंट्स आर लोकल पॉइंट्स, इसलिए ये मराठी में दिया है दुखरा बिंदु, जो बिंदु दबाने से दर्द करेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट, पांचवा सवाल है, एक्स्ट्रा पॉइंट टू ट्रीट टेम्पोरल हेडेक। अभी ऐसे सवाल आएगा तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा टेम्पोरल का मतलब क्या है। टेम्पोरल का मतलब है टेम्पल, और टेम्पल के संबंधित मतलब साइड ऑफ द फेस, फेस की जो साइड है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ के जो पॉइंट्स है, तो ये लिस्ट में से हमें चुनना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, सभी हमको नहीं अभी देखने हैं, तो अभी हमें एलिमिनेट करते जाना है। जो मैंने आपको कल बताया था, एक्स्ट्रा 28 कहाँ पे, हाथ पे है, एक्स्ट्रा 8 कान के पीछे है, एक्स्ट्रा 6 सर के ऊपर है, और बचा एक्स्ट्रा 2, तो इसके लिए वो बन गया एक्स्ट्रा 2 उसका टेम्पोरल हेडेक के लिए ट्रीटमेंट का पॉइंट। अच्छा, जिंगवेल पॉइंट यूज्ड टू ब्लीड इन पेशेंट हैविंग एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस मतलब क्या, ये पहले हमें समझना चाहिए। एक्ने वल्गैरिस का मतलब है आप जो पिंपल्स आते हैं, वो पिंपल्स और वो चेहरे पे आते हैं। तो जो भी उन्होंने ऑप्शंस दिए है वो ST45, लिवर 1, LU11 और SP1। तो इसमें से LU11 जो पॉइंट है, वो पॉइंट इसके लिए काम है। मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, मगर ये LU11 जो पॉइंट है वो जिंगवेल पॉइंट है। और क्यों ये यूज करना है, ये पॉइंट क्यों करना है, क्योंकि लंग मेरिडियन इज कनेक्टेड विद स्किन, और ये पिंपल स्किन पे आते हैं। मगर मेरा जो देखने का तरीका है वो ऐसा है कि पिंपल चेहरे पे आते हैं, तो चेहरा पूरा कवर करने वाली जो एसटी मेरिडियन है, वो मेरी प्रैक्टिस में मैं क्या लूंगा, LU11 तो लेना है ही, जो हीट कमती करेगी उसके अंदर से, और ST45 मैं दोनों भी पॉइंट लूंगा। इसके लिए मैंने ये ऐसे उसको क्वेश्चन मार्क किया है। सातवां सवाल है ओटी पोटावरील एक्जिमाचा उपचार, डिस्टल पॉइंट टू ट्रीट एक्जिमा ऑल ओवर एब्डोमेन। अभी जब ये एब्डोमेन शरीर के जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी है हमारी, वो मेन बॉडी के कोई एरिया पे कुछ प्रॉब्लम है ना, तो हमें 6 डिस्टल पॉइंट जो है उसमें से एक लेना है। तो 6 डिस्टल पॉइंट मैं फट से रिवाइज करता हूँ। चेहरे पे लिए काम करने वाला LI4, और चेस्ट के लिए काम करने वाला P6, उसके बाद में लोअर एब्डोमेन में काम करने वाला ST36, अपर बैक में काम करने वाला LU7, और लोअर बैक में काम करने वाला UB40, और जेनाइटल्स पे काम करने वाला SP6। तो ये ऐसे 6 हो गए। अभी इसमें से देखेंगे तो LI4 चेहरे पे है नहीं है, UB40 कमर का है वो भी नहीं है, SP6 जेनाइटल का नहीं है, तो बचा ST36। तो आपको ये ऐसे भी इसके बारे में उल्टा सोच के भी उसका वही आंसर आ जाएगा। सन पॉइंट ऑन लंग मेरिडियन टू ट्रीट स्किन डिसऑर्डर्स। सन पॉइंट ऑन लंग मेरिडियन टू ट्रीट स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर्स की जो ये है स्किन डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए सन पॉइंट मतलब क्या, सन पॉइंट या मदर पॉइंट आपको ढूंढना है, तो पहले आपको जो मेरिडियन है उसका एलिमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो एलिमेंट का पॉइंट है वो हॉररी पॉइंट है, और उसके बाद में आने वाला पॉइंट वो सन पॉइंट होता है। तो लंग मेरिडियन का ये LU5 पॉइंट है, वो वाटर पॉइंट है। मेटल का सन है वाटर, तो LU5 पॉइंट है उसका सन पॉइंट। अभी ये कॉम्बिनेशन का जो सवाल है वो थोड़ा मेरे लिए बहुत टेढ़ा है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ मेरी प्रैक्टिस में और मेरे तरीके से। तो उसके बारे में है कि बर्निंग मिचुरेशन मतलब पेशाब करने में जलन होना, और फ्रीक्वेंसी इन यूरिनेशन। अभी दोनों एक्चुअली मिचुरेशन यूरिनेशन दोनों एक ही है। तो मिचुरेशन में बर्निंग मतलब हीट ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी इन यूरिनेशन मतलब क्या है, ज्यादा यूरिन ज्यादा बनती है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से इसमें से तो कुछ मैं नहीं लूंगा, मैं मेरे अलग तरीके से मैं कुछ ट्रीटमेंट करूंगा। जो मैंने आपको बोला है कि वो हाईफाई में आ जाएगी, उसके बारे में ट्रीटमेंट कैसे करना है। मगर अभी फिलहाल तो काउंसिल के जो पेपर है उसमें उन्हें सॉल्व करके दिया है, उसमें उन्होंने दिया है ये
सीडेटिंग फायर और फायर एलिमेंट कमती करना, ऐसे उसका उन्होंने आंसर दिया है। अभी आगे का जो सवाल है उसका भी मेरा और काउंसिल का एक मत नहीं हो रहा है उसमें। पेशेंट हैविंग क्रॉनिक कफ ड्यू टू लंग हीट विच इज प्रिफर्ड पॉइंट, प्रिफर्ड पॉइंट कौन सा है? तो उन्होंने लंग 5 दिया है हीट निकालने के लिए, मगर मैं सोचता हूं कि Li4 है, क्योंकि Li4 की प्रॉपर्टी है एक्सपेल हीट निकाल देना। और दूसरा है कि कफ है, क्रॉनिक कफ है, तो ऊपर के हिस्से में है ना शरीर के, ये हमारे तो लंग मेरिडियन Li इसके ऊपर काम करते हैं, इसके लिए मैंने इसके बारे में Li सोचा है, मगर काउंसिल का जवाब है Lu5। अच्छा, उसके बाद में 10वां सवाल है लंग मधील उष्ण, हाँ, लंग हीट की वजह से जब यदि इसको है तो Li4 हो गया अपना, और Lu5 काउंसिल ने दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर युआन सोर्स पॉइंट्स, अभी ये जो सवाल पूछा है उसका आंसर क्या है कि हमें यिन, और अभी इसमें सब उन्होंने मिक्स करके मेरिडियन दिए, कुछ यिन है कुछ यांग है, तो हमें ये तीसरा 3 और 4 का फंडा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए सी ऑप्शन जो है वो Lu9 Li4 St42 sp3, Lu9 मतलब 11 10 9, Li4 मतलब यांग मेरिडियन है 1 2 3 4, St42 मतलब वो भी यांग मेरिडियन है, तो 45 44 43 42 चौथा आ गया, और स्प्लीन मेरिडियन यिन है तो sp1 2 3। इसके लिए ये सवाल का आंसर ये ऐसे है। तो आगे जाएंगे हम लोग 12वें सवाल पे। लोकल पॉइंट टू ट्रीट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और उसका जो मुझे लगता है GB21, क्योंकि ये एट द बेस ऑफ द नेक शोल्डर्स है और यहाँ का स्ट्रेन आता है, मगर काउंसिल ने जो आंसर दिया वो एक्स्ट्रा 17 है। एक्स्ट्रा 17 पॉइंट आपको नाम याद रखेगा या नाम याद रहेगा, उसका यूज याद रहेगा। इसका नाम है डिंगचुआन, मतलब सूदिंग अस्थमा, अस्थमा का पॉइंट है। ये DU14 के बाजू में आधा चुन है, मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि ये DU14 का सबर्बन स्टेशन जैसा है, सबर्ब है, तो उसके बाजू में ही है। तो एट द बेस ऑफ द नेक करके काउंसिल ने जो एक्स्ट्रा 17 दिया है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं। आगे का आता है 13 नंबर, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, संधिवाताचा उपचार करण्यासाठी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये दोनों को साथ में हमें ट्रीटमेंट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके लिए लोकल पॉइंट कौन सा है? तो GB21 ये सही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो बाकी पॉइंट दिए है वो लोकल पॉइंट है। अभी मजे की बात देखो, कहाँ गया हो? हाँ, ये हो गया था, सॉरी ये हो गया था हमारा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ट्रीट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दोनों को साथ में ट्रीटमेंट करना है, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस क्या है। ये दोनों वर्टेब्रा के संबंधित है, और वर्टेब्रा के संबंधित दोनों भी चीजें होने की वजह से एक इसमें से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस वर्टेब्रा के संबंधित है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो शरीर में वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे बॉडी में एक मालफंक्शन जो होता है शरीर का जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसके साथ में है। तो ये DU14 पॉइंट शरीर का सबसे अच्छा, सबसे तेज इम्यूनिटी एनहांसिंग पॉइंट है, और इसके लिए DU14 पॉइंट दोनों जगह में काम करेगा, दोनों ऐसी है चीज कंडीशन तो उसके लिए काम करेगा। बाद में 15वां सवाल है, 14वां सवाल है विच इज अ कॉमन पॉइंट टू ट्रीट, हो गया 13 हो गया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। 14वां सवाल है लंग मेरिडियन का लो कनेक्टिंग पॉइंट, लंग मेरिडियन लो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन Lu7, ये तो आप सब लोगों ने बाय हार्ट किया ही रहेगा। युआन सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन, अभी हम लोगों ने देखा हार्ट मेरिडियन मतलब यिन है, तो 9 8 7 तो H7 आ गया। बैकशू पॉइंट लघवीची घाई, मिचुरेशन
अर्जेंसी इन मेच्योरेशन, अर्जेंसी इन मेच्योरेशन मतलब जिसको भी यूरिन होल्ड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए ये जो यूबी का जो अलार्म पॉइंट है UB28 वही यूज करना पड़ेगा, बाकी सब UB13 और बाकी सब पॉइंट्स है वो अलग अलग है। आगे का सवाल है 18वां सवाल, सीवियर पेन इन शोल्डर ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग पॉइंट। तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो हार्ट 8, LI10, TW14 और SI4। अभी मेरे हिसाब से ये TW14 बैक साइड की ये जो SI मेरिडियन है वो पीछे के बाजू में स्कैपुला पे नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, इसके लिए मेरा आंसर SI4 है। मगर काउंसिल ने जो आंसर दिया है वो TW14 आंसर दिया है और जो उन्होंने दिया है वही हम मानेंगे। इसके बाद में 19वां सवाल है, कौनटे सी पॉइंट्स है। अभी सी पॉइंट्स का जो भी सवाल आएगा ना, तो सी पॉइंट्स के बाद में सी पॉइंट 2 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को पक्का हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक से समझे तो। ऑल योर पॉइंट्स आर एट द रिस्ट एंड एंकल और ऑल सी पॉइंट्स आर एट एल्बो और नी। हमारे घुटने में और घुटने में और कोनी में जो पॉइंट्स है वो सब सी पॉइंट्स है और हेसी पॉइंट जो है तो LU5 हाथ में है, LI11 हाथ में है, ST36 पाँव में घुटने पे है, SP9 भी पाँव में घुटने पे है। तो ये ऑप्शन सी जो है वही सही आएगा उसको। अच्छा, स्पेशल डिस्टल पॉइंट फॉर ऑसिपिटल हेडेक। अभी डिस्टल पॉइंट फॉर ऑसिपिटल हेडेक जो स्पेशल बोला है तो काउंसिल का आंसर है UB60 और UB60 अभी नेचुरली UB मेरिडियन हमारे पीठ के ऑसिपिटल यानी पीछे की सर के पीछे की बाजू वहां से जाती है, इसके लिए उसका आंसर है UB60। मगर मैं ट्रीट करूंगा तो LU7 से भी मैं कर सकता हूं, मगर इसमें नहीं है कुछ भी ये LU7, तो UB60 ही सही आंसर है जो काउंसिल के सॉल्ट पेपर में दिया है। उसके बाद में आता है मॉडलिटी ऑफ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट बेस्ट एप्लीकेबल टू ट्रीट एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब मराठी में बोलते हैं उसको चाई, मतलब शरीर बाल सर के ऊपर के जो बाल है ना उसके पैचेस निकलते हैं, उतने ही छोटे से एरिया में या बड़े एरिया में आदमी गंजा बन जाता है। और उसके लिए कौन सी थेरेपी है, मॉक्सिवेशन, क्रायोपंक्चर मतलब लो टेम्परेचर, मॉक्सिवेशन मतलब हीट, क्रायोपंक्चर मतलब लो टेम्परेचर, सोनोपंक्चर मतलब साउंड से ट्रीटमेंट, और प्लम बॉसम मतलब वो हथौड़ी से, छोटी प्लम बॉसम हैमर रहता है, प्लम बॉसम नीडल्स भी बोलते हैं उसको, उससे ट्रीटमेंट करना। बाद में आंसर है tingling sensation, numbness in the middle finger is treated using points on pericardium, heart, liver and spleen meridian। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन जो है वो हाथ के बीच में से आती है, यही मिडिल फिंगर के बाजू से निकलती है और इसलिए मिडिल फिंगर में ही उसका टिप में उसका लास्ट पॉइंट है P9, तो आंसर है पेरिकार्डियम 9। और उसके बाद में 23rd का क्वेश्चन जो है, ऑल यूएन सोर्स पॉइंट आर लोकेटेड एट, अभी मैंने बोला ऑल यूएन सोर्स पॉइंट्स आर लोकेटेड एट रिस्ट एंड एंकल। पेन इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग पॉइंट्स। अभी कौन से पॉइंट्स हम लोग को लेने हैं, एंटीरियर का मतलब फ्रंट, तो ये जो ग्रुप्स दिए हैं ये सब ग्रुप में फ्रंट वाले कौन से है, एक्स्ट्रा 32 कहाँ पे साइड में है, एक्स्ट्रा 35 फ्रंट में है, UB40 पीछे में। अभी एक्स्ट्रा 32 लेटरल साइड में है, लीवर 8 अंदर की साइड में, मीडियल साइड में, K3 में मीडियल साइड में। यही ग्रुप है एक्स्ट्रा 31, एक्स्ट्रा 32, ST35, जिसमें तीनों भी पॉइंट एंटीरियर एस्पेक्ट में, हमारे पाव के घुटने के एंटीरियर एस्पेक्ट में मतलब फ्रंट साइड में है, इसके लिए इसका आंसर सी है और वही काउंसिल ने भी दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द बैकशो पॉइंट। बैकशो पॉइंट की इन्होंने डेफिनेशन पूछी है, पॉइंट यूज्ड टू सेडेट एनर्जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टोरेज एनर्जी, पॉइंट यूज्ड टू इनविगोरेट एक्यू, और डी ऑप्शन है टेंडर पॉइंट यूज्ड टू डायग्नोस डिसीज्ड ऑर्गन। ऑर्गन को जो डिसऑर्डर है
उसका एडवांस में इंडिकेशन मिलता है बैक शू पॉइंट से, और रेन फ्रंट न्यू पॉइंट से भी मिलता ही है। तो अच्छा, उसके बाद में 26, वेरी सिंपल, सबको पता रहेगा। 26 नंबर का है कॉमनली चोजन पॉइंट विच हेल्प्स टू ट्रीट स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी के लिए सबसे स्पेशलिस्ट पॉइंट है वो SP10। SP10 इज अ स्पेशलिस्ट पॉइंट फॉर स्किन एलर्जीज। और उसके बाद में लोकल पॉइंट टू ट्रीट अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। लोकल पॉइंट अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, ये जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, हमारी जो कमर की हड्डी है और जिसमें हमारे थाई बोन आके, जिसको बोलते हैं फीमर बोन, वो फीमर आके सैक्रल बोन, सैक्रल जो स्ट्रक्चर है उसमें आके फिट होता है, बॉल और सॉकेट का जॉइंट बनता है। तो यहाँ जो टिबिया बोन है उसकी जो गुठली है, वो गुठली में वहां पे ब्लड सप्लाई कमती होता है, इसके लिए उसको बोला है अवेस्कुलर, मतलब वेसल्स नहीं है, मतलब वहां पे वेसल्स नहीं है, इसलिए ब्लड सप्लाई नहीं है। और ब्लड सप्लाई नहीं है इसके लिए उसकी नेक, उसका हेड जो है वो घिसने लगता है और घिस जाता है, और इसके लिए कमर में दर्द चालू होता है। तो हमें ट्रीटमेंट के लिए कौन से पॉइंट लेने हैं, तो ये 3 जो पहले पॉइंट है वो कमर पे नहीं है, कमर पे जो पॉइंट है वो GB30 है। एक्स्ट्रा पॉइंट टू यूज, एक्स्ट्रा पॉइंट यूज फॉर ट्रीटिंग एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए जो पॉइंट यूज करने हैं, तो इसमें हमें कौन से है, एक्स्ट्रा 2 साइड में है, एक्स्ट्रा 8 कहाँ पे, कान के पीछे है, DU20 और एक्स्ट्रा 6 दो पॉइंट है जो एपिलेप्सी मतलब सर के ऊपर है। हर ट्रीटमेंट के लिए हमें उसकी ऑर्गन, कौन से ऑर्गन अफेक्टेड है वो समझना चाहिए ना, फिजिकल ऑर्गन है, नॉट झंगफू ऑर्गन, फिजिकल ऑर्गन। तो DU20 वहां पे, मगर वो एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, उसके ही साथ में काम करने वाला जो एक्स्ट्रा 6 यानी 4 पॉइंट का सेट है, वो एपिलेप्सी के लिए हम लोग काम में लाएंगे। उसके बाद में आता है इंसोम्निया, पॉइंट ऑन हार्ट मेरिडियन फॉर स्लीपलेसनेस, मतलब इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए ये जो दिए हुए पॉइंट्स है H7, H5, H3, H8, इसमें से H7 यूएनसोस पॉइंट है, H7 शांति देने वाला पॉइंट है, सीडेटिव पॉइंट है, H7 ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट है, इसके लिए H7 है। मगर उसको साथ में काम करना है तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको H7 और UB62 कंबाइन करके, जो हमारे एंकल के बाहर के साइड में, एंकल बोन के नीचे है UB62, वो भी एक ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट है, वो भी एक सीडेटिव पॉइंट है UB62। अच्छा, उसके बाद में है मदर पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियन। तो 30वां सवाल, मदर पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियन। अभी पेरिकार्डियम मेरिडियन मदर पॉइंट देखना है तो इमीडिएट आपको उसका हॉररी पॉइंट मालूम होना चाहिए। मदर पेरिकार्डियम मेरिडियन का एलिमेंट क्या है, पेरिकार्डियम मेरिडियन का एलिमेंट जो है वो एलिमेंट है फायर एलिमेंट। और पेरिकार्डियम मेरिडियन की शुरुआत 9 नंबर का पॉइंट यानी उसका वुड पॉइंट है, 8 नंबर का पॉइंट जो है वो उसका 8 नंबर का पॉइंट उसका फायर पॉइंट है, वो हॉररी पॉइंट है। और वो हॉररी पॉइंट के पहले वाला मतलब पेरिकार्डियम 9 पॉइंट जो है वो मदर पॉइंट उसका बन गया। ऑलवेज आपके दिमाग में ये ऐसे लॉजिक रहेगा ना, तो ये मदर सन पॉइंट के प्रॉब्लम्स यानी मदर सन पॉइंट की नंबर ध्यान में रखने में थोड़ी आपको आसानी होगी, नहीं तो रट्टा मारते रखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है लो कनेक्टिंग पॉइंट ऑन ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, उसको उसके ऊपर का जो है लो कनेक्टिंग पॉइंट है वो TW5 है। उसके बाद में पॉइंट्स यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मतलब जिसके सभी हाथ पांव नहीं, सॉरी पांव काम नहीं करते, लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हो गया, लोअर साइड में कमर से नीचे जिसको भी पैरालिसिस हो गया उसके लिए है। और तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने जो दिया है K3 K7, क्योंकि यूरिन के साथ में कनेक्टेड है। इनकॉन्टिनेंस मतलब होल्ड नहीं कर सकते, पास होती रहती है, कंट्रोल नहीं रहता। तो K3 K7 यूरिन के लिए, रेन 2 रेन 3 लोकल पॉइंट्स आ गए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, लिवर 3 लिवर 8 भी है,
और ऑल करके दिया है, तो काउंसिल का आंसर ऑल है, मेरा आंसर लेवल रेन 2 और रेन 3 है, और किडनी 3 किडनी 7 भी हो सकता है, पता नहीं है। लीवर 3 और लीवर 8 उन्होंने क्यों डाला, उसके पीछे का लॉजिक मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद में जो सवाल है वो थोड़ा अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे से बोल सकते हैं हम लोग, समझ के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। और काउंसिल का आंसर का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 33 नंबर का जो सवाल है, इनहेरिटेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड टू डिफिशियंसी इन, कौन सी मेरिडियन की डिफिशियंसी की वजह से, इनहेरिटेंस मतलब वारसा से आने वाला, पीढ़ीजात आने वाला, पहले पीढ़ी से आने वाली जो बीमारी है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, और डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ होना। तो इनहेरिटेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन, अभी ये हर चीज को हम लोग अलग अलग करेंगे तो मेरे सामने 3 चीजें आती है। इनहेरिटेंस आता है हमेशा किडनी के पास से, हमेशा किडनी के पास से इनहेरिटेंस आता है। ब्रेन बोलो तो उसके साथ में रिलेटेड है हार्ट मेरिडियन, और कहीं की भी डेवलपमेंट है मतलब ग्रोथ है तो आती है लिवर मेरिडियन। तो मेरे लिए ये तीनों मेरिडियन इंपॉर्टेंट है, मगर काउंसिल ने जो आंसर दिया है उसको किडनी मेरिडियन दिया है, और इसके लिए उसके पीछे का कारण वही रहेगा कि इनहेरिटेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, कंजेनाइटल जिसको जन्म के साथ में आई हुई जो तकलीफ है उनके लिए किडनी मेरिडियन के पॉइंट्स यूज करते हैं। बाद में आता है 34, लोकल पॉइंट्स फॉर राइनाइटिस एंड फ्रंटल साइनसाइटिस। लोकल पॉइंट्स, राइनाइटिस मतलब सर्दी नाक में से, राइनो का मतलब क्या है मालूम है, जो आसाम में गेंडा रहता है उसको राइनो बोलता है, क्योंकि उसके नाक के ऊपर सिंग होता है, सिंग वाला जो रहता है वो है। और फ्रंटल साइनस मतलब ये हमारी आईब्रोज है, यहाँ की जो साइनस है, साइनस का मतलब आपको मैंने लास्ट इसमें बताया था कि साइनस मतलब ये हमारे जो फेस में जो हड्डियां है उसके अंदर गैप है, उसके अंदर जो पोकड़ी है उसके अंदर स्पेस है, उसको साइनस बोला जाता है, और इसका इन्फेक्शन मतलब साइनसाइटिस। अभी कुदरत ने, भगवान ने, या और कुछ भी बोलो, उन्होंने ये साइनस में पोकड़ी क्यों बनाई, सब जगह नहीं बनाई है, वो हर हड्डी में नहीं बनाई है, इसमें ही बनाई है। उसका कारण है कि वहां की जो हवा की जो पोकड़ी है, उसमें जो स्पेस है उसमें हमारे बोलने की जो आवाज है ना वो रेजोनेंस होती है, और आवाज अच्छी तरीके से आता है, इसके लिए साइनस है। और आपको मालूम रहेगा, आपको याद रहेगा, जब भी हमें सर्दी होती है, साइनस की तकलीफ होती है तो आवाज ठीक से नहीं आती, इसका कारण यह है साइनस भर गए ना तो अंदर का रेजोनेंस बदली हो जाता है, आवाज बदली हो जाती है। तो जिनको भी उनकी आवाज सुधारनी है उनको क्या करना पड़ेगा, जिनको भी उनकी आवाज सुधारनी है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये साइनस जहां जहां पे है वहां वहां पे उनको हेल्थ रखनी पड़ेगी। मतलब हमारे चेहरे पे जो हम लोग बोलते हैं ना, सुबह में उठने के बाद बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे बोल के हम लोग जो चेहरे के ऊपर से हाथ घुमाते हैं ना, तो ये सभी साइनस के ऊपर आप घुमाते रहो तो साइनस क्लियर रहेगी, आपकी आवाज ज्यादा अच्छी आएगी। और उसके साथ में तो ये हो गया तो उसके लिए पॉइंट कौन सा है, वो तो ये रह ही गया। लोकल पॉइंट फॉर राइनाइटिस, तो लोकल पॉइंट कौन सा है, UB1 मेरिडियन जो है वो आंखों के अंदर की साइड में शुरू होती है, और UB2 पॉइंट जो है वो ये साइनस के ऊपर ही पॉइंट है। तो UB2 आ गया उसके लिए। 35वां सवाल है, 35वां सवाल है, डिस्टल पॉइंट टू ट्रीट सोराइसिस ऑन फोरहेड। अभी डिस्टल पॉइंट, फोरहेड मतलब चेहरा आ गया, तो चेहरे के लिए 6 डिस्टल पॉइंट्स है, उसमें से कौन सा डिस्टल पॉइंट चेहरे के लिए, तो एलाइफोर। अच्छा, उसके बाद में 36वां सवाल है, लोकल पॉइंट्स फॉर डेफनेस। डेफनेस मतलब क्या, डेफनेस मतलब सुनना नहीं आता है, सुनना नहीं आता है मतलब क्या, हमेशा बात पूछो मतलब क्या, तो सुनना नहीं आता है मतलब क्या, मतलब कान की तकलीफ है। अभी पूछा क्या है, लोकल पॉइंट, तो कान के लोकल पॉइंट कौन से है, इसमें से TW5, बाकी दोनों है मगर TW5 नहीं बैठते है, इसमें तीनों लोकल। TW21 कहाँ पे है, TW21 यहाँ ऊपर में है,
या आप TW17 नीचे है, सॉरी TW17 ये कान के अंदर हड्डी में है, कॉर्नर में है, और एक्स्ट्रा 8 यहाँ पे ही पीछे के साइड में है। तो ये तीनों पॉइंट कान के बाजू में है। GB20 तो कहाँ पे गया, कान के पीछे के साइड में गया। GB8 कान के ऊपर गया, बहुत ज्यादा ऊपर गया, LI4। TW17 SI18 तो बच गया ये बी आंसर, TW21 TW17 एक्स्ट्रॉइड। काउंसिल ने भी वही सवाल का जवाब दिया है। अगेन यहाँ पे वही घोटाला है, जिन्होंने भी सवाल निकाला उनको डिस्टल पॉइंट की डेफिनेशन ही मालूम नहीं है। उनके हिसाब से डिस्टल मतलब दूर वाला, कोई भी दूर है तो उसको डिस्टल बना देते हैं। तो डिस्टल पॉइंट फॉर ऑन गॉल ब्लैडर मेरिडियन टू ट्रीट आई डिसऑर्डर, एक्चुअली ये डिस्टल पॉइंट है नहीं कहाँ पे, मगर अभी डिस्टल मतलब दूर वाला, ऐसी सोच हम लोग रखेंगे तो GB31 जो पॉइंट है उसका नाम है गुआंगमिंग, और गुआंगमिंग का मतलब है दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि वाला पॉइंट मेरे हिसाब से, जो भी मैंने पढ़ा है वो हिसाब से, तो एक्यूपंक्चर की शुरुआत ये GB37 से हो गई। और आप मेरा वो अपना जो मैं बोल रहा हूँ 3G एक्यूसाइंस कोर्स का, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती जाएगी। अच्छा, इसके बाद में आता है मदर पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन। गॉल ब्लैडर मेरिडियन, गॉल, अभी गॉल ब्लैडर मतलब यंग मेरिडियन है। यंग मेरिडियन है तो उसका जो पहला पॉइंट है या उंगली के ऊपर का पॉइंट है वो ऑलवेज मिडिल पॉइंट होता है। और गॉल ब्लैडर मतलब वुड एलिमेंट है, तो वुड एलिमेंट तो पहला मेटल, पहला ऑलवेज पहला मेटल, दूसरा वाटर, तीसरा वुड। तो 44 सॉरी गॉल ब्लैडर मेरे का 44 43 42 उसका हॉररी पॉइंट हो गया, और उसके पहले का मदर पॉइंट 44 उसका हॉररी हो गया, उसके पहले का पॉइंट जो है वो 43 पॉइंट जो है वो मदर पॉइंट उसका बनेगा। शायद बोलने में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, थक गया हूँ। ओके, लोकल पॉइंट टू ट्रीट जेनिटो यूनिटरी डिसऑर्डर्स। लोकल पॉइंट टू ट्रीट जेनिटो यूनिटरी यूरिनरी डिसऑर्डर। जेनिटो मतलब जेनाइट लिखी, यूरिनरी मतलब यूरिन की, तो रेन 3 है उसका पॉइंट। 40वां सवाल है, लोकल पॉइंट टू ट्रीट लंबर स्पॉन्डिलोसिस ऑन डीयू मेरिडियन। अभी ये तो सबको पता है, डीयू मेरिडियन का लंबर का पॉइंट है DU3 है, 20 सर के ऊपर है। DU11 पीठ के बीच में है, DU6 भी पीठ पे ही है, तो DU3 बचता है। और उनका आगे का सवाल है, डेफिशिएंट किडनी में लीड टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी पुरुष नहीं होना। सेमिनल एमिशन मतलब अर्ली डिस्चार्ज। ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म की कमतरता है। और ऑल है, तो ये सभी चीजें किडनी डेफिशिएंसी से होती है, इसके लिए उसका सवाल का जवाब ऑल है। बाद में फिर आ गई गड़बड़। क्या गड़बड़ आ गई? हाँ, ये 42, which is a common point to treat cervical disc lesion and lumbar disc lesion। डिस्क लीजन का मतलब है दो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क रहती है, जिसको प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं, वो सॉरी जिसको पल्पी डिस्क जैसा रहता है, वो डिस्क स्लिप हो जाती है। तो ये वर्टिब्रे का प्रॉब्लम है, मतलब बोन का प्रॉब्लम है। और सर्वाइकल और लंबर दोनों डिस्क है, वर्टिब्रे के साथ में है। तो UB11 जो पॉइंट है वही पॉइंट हमें बोन्स के लिए है, इसके लिए उसको कॉमन पॉइंट UB11 आ जाएगा। और उसके बाद में आता है आउट ऑफ, अगेन फिर से गड़बड़ हो गई। ये क्वेश्चन पेपर बना है, उसको 5 एलिमेंट्स क्या है वही पता नहीं है ऐसे लगता है मुझे। तो लगता है कि जिन्होंने ये एग्जाम पेपर बनाया ना, उनकी पहली एग्जाम लेनी चाहिए थी। आउट ऑफ 5 एलिमेंट पॉइंट्स टू ट्रीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एक तो सवाल ही गलत है, क्योंकि सवाल आउट ऑफ क्या रेट विच, कुछ सवाल फॉर्म तो करो, इंग्लिश भी पता नहीं है उनको। आउट ऑफ 5 एलिमेंट पॉइंट टू ट्रीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने में के लिए आउट ऑफ, अभी 5 एलिमेंट्स का नाम लिया ना, तो 5 एलिमेंट्स के पॉइंट आने चाहिए। यहाँ तो कौन से पॉइंट है, तो ये 5 एलिमेंट्स के पॉइंट जो है ना, उनको ही सिर्फ हम लोग सोचेंगे तो सवाल का जवाब आएगा ये लीवर 3 और लीवर 8। मगर एक्चुअली बाकी भी पॉइंट्स यूज कर सकते हैं।
तो 5 एलिमेंट पॉइंट्स का नाम उन्होंने दिया है, इसके लिए लीवर 3 लीवर 8। मगर ये क्वेश्चन ठीक से फॉर्म होता तो मेरी समझ में आता था। अभी बात करते करते मेरी समझ में आया कि 5 एलिमेंट के बारे में क्या है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन 44 है, सिंगल पॉइंट यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट नेक स्प्रेन। स्प्रेन मतलब मरोड़ना, गर्दन मरोड़ना, गर्दन में जो ट्विस्ट आ गया, गर्दन अटक गई है, तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए जो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट करनी है तो SI3 विच इज अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट है। और LI10 तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का डायग्नोस्टिक है, P6 है नहीं, LI11 है नहीं, तो बच गया SI3। और उसके बाद में 45 पॉइंट है, 45 सवाल है 24वां, कि a patient has dysmenorrhea, which back shove point to use। डिसमेनोरिया का मतलब, मेनोरिया मतलब आवर्त मतलब पीरियड्स, डिसमेनोरिया मतलब ठीक से नहीं आते या नहीं आते, तो उसके लिए बैक शू पॉइंट कौन सा लेना है, UB23। ये UB23 पॉइंट बैक साइड में है, वो लेना है। तो इसे क्या, उसके बाद में आता है 46 क्वेश्चन नंबर 46, which is a common point to treat constipation and flatulence। अभी constipation मतलब पेट साफ नहीं होता है, flatulence मतलब पादना या नीचे से हवा पास होना, तो ये दोनों जो है तो ST25 उसके लिए है, वही काउंसिल का भी जवाब है उसका। और स्पेशल डिस्टल पॉइंट टू ट्रीट मायोपिया, अभी वही एक बार यही क्वेश्चन आके गया था, अभी फिर से वही क्वेश्चन डाला है, यू डिस्टल पॉइंट टू ट्रीट मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखता है, तो GB37 पॉइंट है उसका। 48 नंबर का सवाल है, जिसमें है पेशेंट हैज फीवर, चिल्स, कफ, स्नीजिंग, स्टफी नोज विद ऑसिपिटल हेडेक। इतनी सारी चीजों को कवर करने के लिए ये सभी पॉइंट्स कुछ ना कुछ तरीके से काम में है, मगर LU7 LI20, LU7 क्या काम करेगा, ऑसिपिटल हेडेक, पीछे के साइड का सर का दर्द, LU7। LI20 क्या काम करेगा, स्नीजिंग। LI11 क्या काम करेगा, फीवर्स एंड चिल्स। और ये सबको ठीक करने के लिए DU14 क्या काम करेगा, DU14 फीवर का काम, राइजिंग फीवर के लिए जो यूज करते हैं वो DU14 है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए हमारा आ जाता है। तो इसी के साथ में हमारा ये काउंसिल का ये 5वां पेपर या जो भी है वो अभी सॉल्व करके हो गया। थोड़ा मेरे चेहरे में काली दिख रही है ऐसे मुझे लगता है। तो एनीवे आज हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे। थोड़े और एक कल का सवाल है, कुछ बात मैं आज करना चाहता था मगर नहीं, अगला पेपर सॉल्व करेंगे, वो शायद लास्ट पेपर है हमारा, तो वो टाइम में मैं बात करूंगा। जो लोगों के मुझे फोन आते हैं उसके ऊपर से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होने के बाद जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी क्या आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हम खुद कैसे हमें प्रेजेंट करना है, उसके बारे में थोड़े से बोलूंगा। क्योंकि आज ही मुझे 2 जन के फोन आए थे, सर ऐसे ऐसे, चलो अभी बात निकली है तो मैं बात कर देता हूँ, 1 मिनट। बात निकली है तो मैं बात करता हूँ। आज सुबह में मुझे एक जन का फोन आया था, उसने पूछा कि सर मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट करता है, कहाँ अमरावती या ऐसे जगह में कहाँ भी है, तो उसने ऐसे बोला कि उनके एरिया में रहने वाला या उनके एरिया में प्रैक्टिस करने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके अगेंस्ट फिजियोथेरेपी काउंसिल में कंप्लेंट की है कि ये फिजियोथेरेपी नहीं सीखा हुआ और फिजियोथेरेपी का लाइसेंस नहीं है, ऐसा आदमी फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं। तो बोला अभी मैं क्या करूं, तो मैंने उसको सबसे पहले सवाल पूछा कि तुम क्या करते हो, तो बोलता है मैं टेंस मशीन यूज करता हूँ, वो फिजियोथेरेपी में यूज करती है। तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट था जिसने कंप्लेंट किया, बोलते ये टेंस का मशीन फिजियोथेरेपी का है, तो मैं यही मशीन, तो ये फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट देता है। तभी मैंने उसको क्या जवाब दिया, मैंने उसको बोला आपको यदि वो काउंसिल के पास से कुछ पूछताछ आ जाएगी तो उनको बोलो एक्यूपंक्चर में इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करके
एक ट्रीटमेंट का टाइप है, और आप उसको अपना काउंसिल का सिलेबस दिखाओ उनको कि उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक्यूपंक्चर पॉइंट को स्टिमुलेट करना। तो हम लोग फिजियोथेरेपी मशीन यूज करते हैं, मगर पॉइंट्स हमारे हैं, हम फिजियोथेरेपी नहीं करते। मगर मैंने फिर उसको पूछा, ये आपके पास आने का कारण क्या है? वो जो पेशेंट आया तो बोला, आप क्या करते हो, कैसे बोलते हो लोगों को? नहीं बोलते, लोग आके मुझे पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट आपके पास होती है क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ होती है, और मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, लोग ठीक होते हैं। बोला, लोग ठीक होते हैं उसका मतलब नहीं है। आपके पास जब भी कोई आदमी आके पूछता है आप फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट करते हो क्या, आप टेंस मशीन यूज करते हैं, मतलब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं करते हो। फिजियोथेरेपी इज अ टोटल डिफरेंट साइंस दैन एक्यूपंक्चर। तो आपको बोलना क्या चाहिए, आपको तकलीफ मैं दूर करूंगा एक्यूपंक्चर से, जो फिजियोथेरेपी से होती है वही एक्यूपंक्चर से भी हो जाएगा, मगर मैं फिजियोथेरेपी नहीं करता हूं। और आपको फिजियोथेरेपी लेनी है ना तो उनके पास जाओ। ये मेरा खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं वही फील्ड का नाम आप ले लो। आप लोगों के पेशेंट चुराओ मत, खींच के ले लो मत। यदि आप ऐसे फिजियोथेरेपी के पेशेंट और कहीं कहीं से लोगों को, हाँ मैं करता हूँ, आ जाओ ना, हमारे पास सब कुछ है, सही बात है, हमारी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर ये नहीं कि आप उनके फील्ड में दखल ले लो। आप बोलो आपकी तकलीफ मैं मेरे तरीके से दूर करूंगा। आप मत बोलो कि फिजियोथेरेपी से करूंगा, या मैं मसाज इससे करूंगा या उससे करूंगा। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप आपका फील्ड ऑफ एक्शन ध्यान में रखो। आप मेडिकल डॉक्टर, बहुत सारे लोग जो मुझे आजकल आजकल यानी बहुत सालों से आ रहे हैं, मगर अभी ये रिसेंटली एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसके चक्कर में मुझे ज्यादा करके जो फोन आते हैं, तो लोग हमेशा शुरुआत ऐसे, मैं डॉक्टर अमोल फ्रॉम बुल्डाना, मैं डॉक्टर सो एंड सो फ्रॉम संगमनेर। तो हर आदमी जब भी मेरे से बात करता है तो खुद को डॉक्टर लगा के बोलता है। ये आप सब लोगों की मेरी एक विनती है, आप खुद अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की थी ये सब चीजों को ठीक से देखने के लिए, और वो कमिटी ने ऐसे निर्णय दिया था कि डॉक्टर कौन लगा सकता है, अपने नाम के पीछे डॉक्टर कौन लगा सकता है। तो उन्होंने ऐसे दिया था, जो भी हेल्थ साइंस में काम करते हैं लोग, और उनमें उनकी जो डिग्री है वो डिग्री में एस है, मतलब सर्जरी है, वही डॉक्टर लगा सकते हैं। तो एमबीबीएस का मतलब क्या है? एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी है। बीएएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एस है। BHMS मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, DHMS डिप्लोमा इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी डॉक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी डिग्री में एस नहीं है। जहां भी एस है वही डॉक्टर लगाना चाहिए। और हमें ये, हम खुद ये रखेंगे ना कि हाँ मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, मेरे पास से लोग ट्रीटमेंट लेके ठीक होते हैं, मगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्योंकि डॉक्टर के नाम के पीछे जो एक वलय रहता है ना, वो वलय हमें भी अच्छा लगता है। मगर आपको ध्यान में रखो, आप लोग आपको डॉक्टर कहने चाहिए, खुद डॉक्टर बन के कुछ नहीं, लोगों ने आपको डॉक्टर करके पहचानना चाहिए। मगर आप आपके खुद के विजिटिंग कार्ड पे, आपके लेटर हेड पे, आपके घर पे डॉक्टर मत लिखो। कुछ भी लिखो मगर डॉक्टर मत लिखो, ऐसे मेरा कहना है, मेरा मानना है। दूसरी बात है, ऐसे मेरे पास ये सब चीजें आ गई है और ये सब बातें अपने वो 3G कोर्स में आ जाती है बहुत सारी, मगर आज अभी बात निकली इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा एक दूसरा एक स्टूडेंट है, वो उसका भी एक दिन ऐसे ही मुझे फोन आया, बोला क्या हो गया सर, मैं वो एक कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए हॉस्पिटल में गया, उसको ब्रीदिंग की बहुत तकलीफ थी, और मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, और उसके कुछ LU6 में वगैरह उसने ट्रीटमेंट दी रहेगी, वहां हाथ के ऊपर उसको काला नीला हो गया। तो अभी वो जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उन्होंने उसको बुलाया है
कि ये तुमने आके यहाँ पे हमारे पेशेंट को क्या किया, तो उसकी तो फट गई थी, अभी मैं क्या करूं, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारे पास एक्यूपंक्चर का भी लाइसेंस नहीं है। और जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है वहां पे जाके बोला तुमने ये किया क्यों। जो भी कभी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसको जाके एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि उनका देखने का स्टाइल है, उनका स्टाइल अलग है। वो होने के बाद आप कुछ भी करो, मगर वहां जाके कुछ मत करो, क्योंकि लोगों को ये सब नहीं चलता है। तो मैंने उसको इतना ही बोला कि आपको ये पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या लाइसेंस नहीं है, तभी उनको बोलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें लाइसेंस देने वाला है और मैंने एप्लीकेशन किया है और ये एप्लीकेशन का मेरा नंबर है और मैं पास हो जाने वाला हूं, तो मैं बाद में एक्यूपंक्चरिस्ट बनूंगा। तो तीसरी बात और एक इसके साथ में बात है, आप आपके फील्ड आपके लिमिट से बाहर मत जाओ। मतलब क्या, लिमिट के बाहर मत जाओ मतलब बगा, लोग पूछते हैं मेरे पास आते हैं तो लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन देंगे क्या, डॉक्टर ने बोला है बी कॉम्प्लेक्स लेना है, तो उतना दूर कहाँ जाएंगे, मैं आपके पास ही आता हूँ। बोला मैं नहीं देता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे क्या साहब क्या बोलते हैं आप सुइया लगाते हैं ना तो इंजेक्शन, अरे इंजेक्शन देने में कुछ नहीं है, एक्यूपंक्चर की नीडल लगाना और इंजेक्शन देना बहुत कुछ फर्क नहीं है। और इंजेक्शन देना मतलब कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी होगी तो बच्चों मैं दे सकता हूँ, मगर मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि इंजेक्शन देने का काम वो मेडिकल डॉक्टर्स का है, वो मेरा नहीं है। मैं नीडल लगाऊंगा तो एक्यूपंक्चर की लगाऊंगा। और डॉक्टर लोहिया के पास मैंने जब ये 1999 में कोर्स किया था, तभी उन्होंने बोला था आप जब तक एक्यूपंक्चर नीडल्स करते हैं ना तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जो दिन आप हाथ में इंजेक्शन उठाओगे, सिरिंज उठाओगे और किसको भी आप मेडिसिन लिख के दोगे तो आप कायदे के झपाटे में आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों को एक कहना है, आपकी लिमिट समझ के ले लो। आप लोगों को ठीक करते हैं, लोग आपको डॉक्टर मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर नहीं हो, क्योंकि आपके डिग्री में एस नहीं है जो सर्जरी इंडिकेट करता है। ओके, तो और तीसरी बात और एक बात इसी के साथ में है, यदि आपके पास कोई पेशेंट आए और कमर के ट्रीटमेंट के लिए आया तो आपके पास आके बोलेगा सब डॉक्टर साहब मुझे कमर की बहुत तकलीफ है, आप ट्रीटमेंट करोगे क्या। हाँ बोला कमर की ट्रीटमेंट तो मैं करूंगा। तो हम लोग ट्रीटमेंट चलो ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं मुझे वो फलाने फलाने डॉक्टर है ना उन्होंने बोला है जरा आप सिटी स्कैन करके आओ। तो क्या करूं मैं, सिटी स्कैन करूं या नहीं करूं। हमें बहुत टेम्पटेशन होता है, यार क्यों 5,000 रुपया खर्चा कर रहे हो, 5,000 में तो तुम्हारी कमर की पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी और सिटी स्कैन करके ट्रीटमेंट नहीं होने वाली, फिर डायग्नोसिस होगा। तो हमें बहुत बहुत टेम्पटेशन होता है, नहीं मत करो, ऐसे मत बोलो। किसी को भी कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने किसी को भी कुछ बोला है कि फलाना टेस्ट करो, सीटी स्कैन करो, ये करो वो करो, उसको आप कभी भी ना मत बोलो। आप बोला है करके आओ, वो रिपोर्ट लेके आओ, हम लोग बाद में देखेंगे। किसी को भी ना मत बोलो, करूं क्या नहीं करूं क्या नहीं वो आपको सोचना है। मुझे पूछोगे आप वो करके आओ, क्योंकि दैट इज क्या बोलू ना कि इट इज एन एस्टेब्लिश साइंस। और ये जो हमारा है ना उसको बोलते हैं भोंदूगिरी, ऐसे समझ रहे हैं वो सब लोग। मगर अभी ये काउंसिल आ गया, हमें लाइसेंस मिलेगा तो हमारी लेवल थोड़ी बढ़ेगी, मगर हमारी अभी की जो लेवल है विदाउट लाइसेंस वाली वो झाड़ू वाले की लेवल है। हमारे हमें कोई मानता नहीं है, हमें सबसे लोएस्ट लेवल पे ही माना जाता है। तो हमारी औकात ध्यान में रख के आप लोगों के साथ पेश आ जाओ, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। और ये जब भी लिमिट्स आप समझ जाएंगे ना तो आपको जिंदगी में कभी भी कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। नॉट ओनली इन एक्यूपंक्चर, इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ इट विल बी वेरी पीसफुल, कंफर्टेबल एंड सेटिस्फैक्टरी। तो अभी यहाँ पे रुकता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम।